नमस्कार दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। एंड वीडियो बनाने से पहले ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन स्टूडेंट ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आप लोगों को इस वीडियो से जुड़ी हर नई अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में इस टॉपिक को हम पढ़ने के लिए दो तीन टॉपिक कवर करेंगे, तब हम आदिकाल में पहुंचेंगे। इससे पहले हमें साहित्य का इतिहास दर्शन पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन परंपरा है उसकी जो लेखन परंपराओं को पढ़ना पड़ेगा, लेखन पद्धतियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कुछ कुछ विद्वानों के नाम हैं, जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, आचार्य रामप्रसाद शुक्ल जी हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, और हो गए हमारे मिश्र बंधु जी हो गए, गासा दत्तासी हो गए, जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए। स्टूडेंट्स, ये जो लोग हैं हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। अतीत के तथ्यों का वर्णन, विश्लेषण जो कालक्रम किया गया है उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। इतिहास के परक जो वस्तुपरक दृष्टिकोण जिसमें तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया गया हो उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है, जबकि इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण ललित शैली उसे कलात्मक रूप में है या कलात्मक रूप प्रदान करते हैं। सो स्टूडेंट, जो इतिहास के लेखन के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण था, क्या था? भारतीय दृष्टिकोण था वह क्या था? आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। क्या था? आदर्शमूलक और एवं अध्यात्मवादी। स्टूडेंट्स, अब आगे बात कर लें तो हमारे बहुत सारे विद्वान आते हैं जिन्होंने इतिहास का जो डेफिनेशन किया। तो वो पहले आ जाते हैं, हमारे वीको जी आ जाते हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। जो इसका संबंध है न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से होता है, उसका निर्माता स्वयं मनुष्य होता है, यानी हम होते हैं। और हम चाहे जिस युग का, मतलब हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्ति एक सी रहती है। यानी जो मनुष्य की विशेषता रहती है वह कहीं भी हो जाए, जिस युग की भी हो जाए, वह एक जैसी ही होती है। अब इतिहास को अतिरंजना एवं अतिशयोक्ति से बचाना चाहिए, इसलिए इतिहासकार अतीत को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करते थे। एग्जाम्पल में आगे हमारे कलिंगवुड जी, कलिंगवुड के अनुसार क्या था? इतिहास दर्शन का संबंध तो अपने आप में अतीत से होता है, न अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारंपरिक संबंध से होता है। एक बार में ये जो पद है, इनका जो मत है, उन्होंने क्या कहा, इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। मतलब इतिहास बन क्या रहा है, इतिहास लोग सोच क्या रहे हैं, इन दोनों के पारंपरिक संबंध से जो है इतिहास बनता है। अब हमारे हीगल जी नेक्स्ट आते हैं। उन्होंने क्या कहा, जिनका 1770 से 1831 ईस्वी के बीच का है। इन्होंने ये स्पष्ट किया कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है। इतिहास जो है घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। जो कार्य कारण श्रृंखला है वह भी विद्यमान है। अब जो इतिहासकार वर्तमान अंत संबंध अतीत से जोड़ने का प्रयास करता है, जो इतिहासकार वर्तमान की झरोखे से अतीत को देखने का प्रयास करता है, जैसे कि हो गए डॉक्टर ई एच कार हो गए। उनके अनुसार क्या है कि अतीत की जो घटना को क्रमबद्धता से देखकर जो कारण और प्रभाव के क्रम से देखना चाहिए वह इतिहास है। कारण कार्य श्रृंखला से गूंथ कर ही तथ्य ऐतिहासिक बनते हैं। जब किसी तथ्य की अन्य तिथियों के साथ संगति खोज ली जाती है, उसके सही संदर्भ का पता लगाया जाता है, तो वह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। इतिहासकार की प्रतिभा बिखरे हुए तथ्यों में निहित संगति के सूत्र खोज लेती है। तो दोस्तों, एक बात याद रखें, जो भी विद्वान है, उन्होंने जो अपने मत दिए, जो उन्होंने तर्क दिया, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उसे हमें वैसा का वैसा ही याद करना पड़ेगा। आप लोगों को पूरा याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर हाँ ध्यान में रखें कि किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा। जैसे कि आगे हमारे जो फ्रेंच विद्वान अगले जो आते हैं,
तो ये इन्होंने प्रतिपादन किया, क्या किया कि साहित्य की जो विभिन्न प्रवृत्ति के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय हैं। जाति, वातावरण, क्षण। जाति, वातावरण, क्षण। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण, परामर्श है। अब हडसन ने इस मत की आलोचना यह कहकर की है कि जो इसमें कृतिकार में जो व्यक्ति एवं उसकी प्रतिभा की उपेक्षा की गई है। क्या की गई है? क्या की गई है बच्चों? सॉरी स्टूडेंट्स, उसकी प्रतिभा की उपेक्षा की गई है। अब आ जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य लेखन की पद्धति। अब हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन की पद्धतियां हैं वह देख लेते हैं। तो पहला आ जाते हैं हमारा वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। तो आ गया हमारा वर्णानुक्रम पद्धति। तो फ्रेंड्स, इसमें है क्या? जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियां प्रचलित है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, इसका विवरण पढ़ेंगे, क्या है इसमें। तो जो वर्णानुक्रम पद्धति है इसमें जो है वर्णमाला की पद्धति है। इसमें जो लेखक कवियों का जो परिचय विवरण उनके नामों के जो वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। ठीक है, वर्णानुक्रम समझते हैं, क ख ग घ अ आ इ। इस पद्धति में हमारे कबीर जी आ जाते हैं, केशव जी आ जाते हैं, जो उन्होंने विवेचन एक साथ उनके मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के नाम जो हैं पहले क से अक्षर आते हैं। जो वर्णानुक्रम पद्धति का जो बुक है उसमें क पहले आएगा, तो उसमें जो हमारी कबीर जी आगे, केशव जी आगे, इनका जो नाम है वो पहले आ जाता है। इस परंपरा के जो कुछ विद्वान हैं हमारे, वह हैं गायत्री तासी जी हैं, शिव सिंह सेगर जी हैं। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इस पद्धति से लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी, दोषपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे इतिहास ग्रंथ जो हैं साहित्य कोश कहे जा सकते हैं, लेकिन साहित्य का इतिहास नहीं कहा जा सकता इसे, क्योंकि ये तो एक शब्दकोश की तरह हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वह है कालानुक्रम पद्धति। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इस पद्धति में जो केवल कवि और जो लेखन का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार तिथियों से होता है। हाँ, तिथियों से होता है, और जो प्राय ये जो कृतिकार है जन्म तिथि को आधार मानकर साहित्य जो है हमारा इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे इसमें आ गए हमारे जॉर्ज ग्रेसन जी आ गए, मिश्र बंधु जी आ गए, इसी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, जो साहित्य का इतिहास रचनाओं का जीवन परिचय है, साहित्य का इतिहास रचनाओं का जो जीवन परिचय है एवं उसकी कृतियों के जो उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होता है, अपितु उसमें जो युगीन परिस्थिति के संदर्भ में कवि की जो प्रवृत्ति का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इसके अभाव में वह इतिहास ग्रंथ न रह के कवियों का वृत्त संग्रह मात्र बन जाता है। अगले जो आगे हमारा टॉपिक वह है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में क्या है फ्रेंड्स, इसमें है कि जो इतिहास जो लेखक हैं पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रह के तथ्य संकलन करता है और उसे क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें जो क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। इस पद्धति में भी जो वही दोष है जो कालक्रम अनुसार पद्धति में है। इतिहास तथा संकलन मात्र न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की भी अपेक्षा करता है। जो हम फ्रेंड्स, ऐसा आप लोग समझते होंगे कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि हम उसमें कालक्रम याद करते जाते हैं, पर होता क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदा? पहला तो कालक्रम याद हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, हम बस कालक्रम याद कर रहे हैं। बस जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए सिर्फ कालक्रम ही ज़रूरी नहीं है, एक विश्लेषणात्मक जो अध्ययन है वह भी ज़रूरी है। तो जो इतिहास है वह केवल कालक्रम पद्धति का जो संकलन नहीं करता है, जब वह बल्कि विश्लेषण का भी अपेक्षा करता है। उसको विश्लेषण भी चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो इन जो विद्वान के तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वह पूर्ण सफल तभी कहला सकते हैं जब व्याख्या एवं विश्लेषण अपेक्षा ध्यान दें। आप बोलेंगे कि ये जो लड़का है ये मर गया, या बोलेंगे कि ये जो पेन है ये इस दिन आ गया, तो आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा इसे करने के लिए कि हाँ ये सही है। अब आ जाता है जो हमारा 4th टॉपिक है वह विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति
इसमें क्या है कि जो साहित्य का जो इतिहास लेखन है, इसके जो जन्मदाता है वो वेन माने जाते हैं। जन्मदाता कौन माने जाते हैं? वेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। किन 3 शब्दों में बांटा है? वह आ गया पहला जाति, वातावरण, वातावरण एंड थर्ड आ गया हमारा क्षण, विशेषण। तो इसमें जो साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियां जो वर्णन विश्लेषण का जो है अपेक्षा रखती है। हिंदी में जो साहित्य का इतिहास लेखन की इस पद्धति का सूत्रपात जो था वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। जो इस पद्धति का जो ये हिंदी साहित्य में जो इसका सूत्रपात हुआ है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थिति एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया है। उनके अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्रविद एवं संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्रविदियों की परंपरा को परखते हुए सत्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी जो इन्होंने किन प्रवृत्ति को मानकर, मतलब इनके द्वारा जो भी नाम दिया गया था, इन्होंने काल का जो नामकरण दिया था, जैसे आदिकाल का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। आदिकाल का जो नामकरण है इसी डेफिनेशन के अंतर्गत उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था जो आदिकाल में जो वीर गाथा की जो परंपरा है, पद्धति है, वह ज़्यादा दिखाई देती है, तो उन्होंने आदिकाल को आदिकाल से ज़्यादा वीर गाथा काल कहना उचित समझा। फिर आगे देख लेते हैं जो इतिहास, हिंदी के जो इतिहास लेखन की जो परंपरा है वह क्या थी। तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात हुआ था वह कब हुआ था? 19वीं शताब्दी से, 19वीं सदी से हुआ था, ईस्वी से। तो जो मध्यकालीन में रचित आ जाता है हमारा वार्ता साहित्य, जैसे मैं बता चुकी हूँ अपने पहले वाले लेक्चर में, उद्भव और विकास में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारी वार्ता साहित्य दो है, एक तो है 84 वैष्णव की वार्ता, एक है 252 वैष्णव की वार्ता, जिसे किसने लिखा था फ्रेंड्स? गोकुलनाथ ने। फिर आ जाते हैं हमारे भक्तमाल आदि के जो अनेक कवि हैं, उनका जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व का जो परिचय मिल जाता है। किंतु जो इतिहास लेखन के लिए जो कालक्रम अनुसार वर्णन अपेक्षा होता है, जो इतिहास के लिए कालक्रम वर्णन अपेक्षित होता है, उसका जो नितांत अभाव इस वार्ता ग्रंथ में है। अतः इसे साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। इतिहास, हिंदी इतिहास के लेखकों को जो उल्लेखनीय है उसका संक्षिप्त वर्णन निम्न है। जैसे हमारे जो आ गया पहले गारसा द तासी, हमारे जो विद्वान आ जाते हैं पहले गारसा द तासी, बता दूं इनकी जो लिखी हुई पुस्तक है इस्तवार, दिलौ, लित्वेंतर, लित्रेत्यूत, एंदुई ए हिंदुस्तानी, एंदुई, एंदुस्तानी, इस्तवार द लॉ लितेंतु और एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे उन्होंने 2 भाग में बांटा। एक तो है 1839 और दूसरा जो है 1847 ईस्वी में इन्होंने बांटा। ठीक है। जो ये जो गारसा द तासी जी हैं, वो इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। ठीक है। कवियों के जो रचना काल का निर्देश भी उन्होंने किया, अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी का संकोच तो नहीं है। मतलब जो ये गारसा द तासी जी हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इन्होंने काल विभाजन का जो है कोई प्रयास नहीं किया था, कवि का जो कालक्रम अनुसार वर्गीकरण नहीं किया था, युगीन परिस्थिति का जो विवेचन है उन्होंने नहीं किया था। इसलिए जो ये हिंदी ग्रंथ में जो पहली हिंदी काव्य के इतिहास को जो प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया वो सफल तो रहा, परंतु ये पूरी तरीके से सफल नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई ये इतिहास लेखन की जो पद्धति है वो सही नहीं थी। अब जो आ जाते हैं हमारे शिव सिंह सेगर जी आ जाते हैं, सेकंड है शिव सेंगर जी आ जाते हैं, शिव सिंह सेंगर आ जाते हैं। इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक लिखी। शिव सिंह सरोज, इन्होंने ये पुस्तक लिखी, कब लिखी? 1883 ईस्वी में लिखी ये जो पुस्तक। इसमें जो लगभग 1000 छोटे छोटे बड़े बड़े कवियों का जो जीवन चरित्र है
उसकी साहित्यिक कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। उन्होंने प्राय सभी कवियों का जो रचना काल एवं जन्म काल भी दिया, यद्यपि जो आज उनमें से जो अधिकांश अविश्वसनीय हैं, मतलब जो है उन्होंने जो कवियों का जो एक विस्तृत जीवन चरित्र दिया, उसमें कुछ तो अधिकांश अविश्वसनीय लगता है, और कुछ है तटस्थता है, प्रवेश है, वर्गीकरण की क्षमता अपेक्षा की जा सकती है। उनका जो नितांत अभाव इस ग्रंथकार में दिखाई पड़ता है, अनेक त्रुटियों से युक्त है। नेक्स्ट हमारे जो आ जाते हैं वो कौन है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन जी आ जाते हैं। ग्रियर्सन जी आ जाते हैं जो अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने इस पुस्तक का जो निर्माण किया गया था वह 1888 में किया था, मतलब 1888 ईस्वी में किया था। जो प्रकाशन था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में करवाया। ठीक है, तो ये जो पहले विद्वान थे, ये जो हैं पहले विद्वान थे जिन्होंने कालक्रम लेखकों को जो कालक्रम से वर्गित किया, और उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला। अब जो ग्रियर्सन जी हैं, उन्होंने स्पष्ट भाषा की नीति का आधार ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश कवियों को उन्होंने हिंदी की परिनिधि से निकाल दिया। साथ ही अरबी, फारसी, उर्दू के जो कवि भी जो थे, उन्होंने हिंदी कवियों में नहीं गिना। उनका जो योगदान है इस बात से है कि उन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त किया। हिंदी जो कवि हैं, जो उनको स्थान मिलना चाहिए, और मतलब जो किस हिंदी में किसे स्थान मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, यह ऐसा जटिल प्रश्न था जिसकी भूल भुलैया के इतिहास लेखन प्राय उलझ जाते थे। इन्होंने, वह विद्वान थे जिन्होंने इस भूल भुलैया को समझाया था। नेक्स्ट जो आ जाते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं। उनका 1929 में जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें जो उन्होंने मत दिया, जैसा अभी मैंने बताया था, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवती परंपराओं का सामंजस्य बिठाना ही इतिहास कहलाता है। तो इनका जो ये है मत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी आ जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1939 में। फिर डॉक्टर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ गए। जो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आ जाते हैं हमारे। उन्होंने 3 पुस्तक लिखी थी। वह कौन सी थी? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब जो ये है ग्रंथ, ये जो इन्होंने लिखा, इन्होंने जो लिखा उसमें कहा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो आदिकाल का नाम वीर गाथा मानते हैं, तो जो वीर गाथा काल का नाम ये उचित नहीं मानते हैं। इनके अनुसार ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके अनुसार ये जो मत है, उन्होंने जो वीर गाथा नाम दिया है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि शुक्ला जी ने जिस काल को वीर गाथा काल कहना जो उचित माना है, उससे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उसे आदिकाल कहना उचित मानते हैं, क्योंकि जो वीर गाथा का जो नामकरण है शुक्ला जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर किया, वह द्विवेदी जी की ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न लगा देता है। क्योंकि जो उस काल में जो वीर गाथा का जो प्रवृत्ति है, उसमें वीर गाथा काल का ही प्रवृत्ति नहीं है, उसमें और प्रवृत्ति विद्वान थी। जैसे आ गया सामाजिक, आ गया हमारा राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, ये सभी परिणतियाँ जो हैं वह विद्वान थी। उनको जो वीर गाथा काल ही ज़्यादा मेन नहीं था, उनको ये सब ऐड करना था। जो हजारी प्रसाद जी ने किया आदिकाल, वह सभी विद्वानों को सही लगा, तर्कपूर्ण लगा, और इनमें जो सभी प्रवृत्तियों का प्रधान आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी भी आ जाते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उन्हीं के द्वारा लिखा गया। जो गणपति चंद्र गुप्त जी हैं वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा उन्होंने 1965 ईस्वी में। इसके अलावा हमारे और आ जाते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी आ जाते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं, आप लोग 2-3 बता देती हूँ मैं। तो पहला बच्चन सिंह जी हैं, टीकम सिंह तोमर जी हैं। टीकम सिंह जो तोमर जी, उन्होंने हिंदी वीर काव्य की रचना की, बुक्स जो उनका है। अब जो आ जाते हैं वो हमारे परशुराम, डॉक्टर मोनीलाल मनारिया जी आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के जो रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
कुछ हिंदी साहित्य में जो पत्रिकाएं छपती थी, जैसे उद्दंड मार्दंड हो गया, मंगलदूत हो गया, प्रजामित्र हो गया, प्रजाहितैषी हो गया, कवि वचन सुधा आ गया, ज्ञान प्रदायिनी आ गया, प्रभा आ गया, प्रताप आ गया, मर्यादा आ गया, कर्मयोगी आ गया। ये सभी जो पुस्तकें हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन पद्धति है उनको सुधारने का प्रयास किया तथा हिंदी को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। हिंदी भारतीय जनता में हिंदी भाषा को लाने में। ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे जो लेक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है काल विभाजन और नामकरण। जो काल विभाजन और नामकरण पे जो आ जाता है वो गारसाद तासी और शिव सिंह, जो गारसाद तासी जी हैं और जो शिव सिंह सेगर जी हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो है इन्होंने जो काल विभाजन का तो कोई प्रयास नहीं किया। अब हमारे जो आ जाते हैं मिश्र बंधु विनोद जी आ जाते हैं। मिश्र बंधु विनोद जी आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 विभागों में बांटते हैं। पहला है आरंभिक काल, दूसरा आ गया मध्यकाल, तीसरा आ गया अलंकृत काल, चौथा आ गया परिवर्तन काल, पांचवा आ गया वर्तमान काल। अब जो आरंभिक काल को उन्होंने 2 काल में विभाजित किया। तो पहला है पूर्वारंभिक, दूसरा है उत्तरारंभिक काल। जो पूर्वारंभिक काल है वह 700 से 1343 संवत तक उन्होंने विभाजन किया। उत्तरारंभिक जो है वह 1344 से 144 संवत में विभाजन किया। और जो मध्यकाल है उसको भी उन्होंने पूर्व एवं प्रौढ़ में मध्यकाल में विभाजित किया। पूर्व मध्यकाल, प्रौढ़ मध्यकाल, इसमें जो आ जाता है इन्होंने 1445 संवत से 1560 तक का विभाजन का प्रयास किया। इसमें इनका आ जाता है 1561 से लेके 1680 संवत तक इनका विभाजन रहा। अलंकृत में भी इनके जो 2 आ जाते हैं, पहला जो आ जाता है पूर्वालंकृत, दूसरा आ जाता है उत्तरालंकृत। इनका जो आ जाता है 1681 संवत से लेके 1790 संवत तक आ जाता है ये। और उत्तरारंभिक आ जाता है वह 1791 से लेकर 1889 ईस्वी में आ जाता है। अब जो ये परिवर्तन काल है उसका जो काल है वह निर्धारित किया इन्होंने, और ये है 1890 से लेके 1925 संवत तक। फिर आ जाता है वर्तमान काल हमारा, जो है 1926 से लेके अब तक, अब तक जो चला आ रहा है वह 1900, मतलब ये जो हमारा चल रहा है काल वह है परिवर्तन काल। सॉरी, परिवर्तन नहीं, वर्तमान काल। फिर जो मिश्र बंधु जी इन्होंने ये जो काल विभाजन का प्रयास किया, उसमें त्रुटियां क्या है, वह है जो काल खंडों के जो नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई। इसमें उन्होंने आरंभिक, मध्य, वर्तमान, विकासवादिकता के आधार पर है। जो अलंकृत काल आंतरिक परिवर्तन के आधार पर है। अलंकृत काल तो इन्होंने अंदर की जो प्रवृत्ति के आधार पर किया, पर ये जो काल है जो ये विकासवादी के आधार पर, उन्हें एक प्रवृत्ति को लेकर चलना चाहिए था। पूरे काल का जो ये नामकरण है उनको करना चाहिए था। फिर जो नेक्स्ट आ जाता है, इस काल का जो कोई स्पष्ट आधार नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभ है वह 1700 संवत से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को भी समेट लिया गया। ये हिंदी साहित्य की रचना कर रहे थे, परंतु इन्होंने हिंदी साहित्य की रचना न करते हुए इन्होंने ये अपभ्रंश की जो काल है, अपभ्रंश का जो 500 से माना जाता है, 600 से माना जाता है, उसे भी अपभ्रंश में मिला लिया, मतलब हिंदी में मिला लिया। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वह देख लेते हैं। वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वह है, पहला तो आदिकाल को, जैसा मैंने बताया, वीरगाथा काल उन्होंने नाम दिया, वीरगाथा काल। दूसरा जो उन्होंने दिया भक्ति काल। तीसरा दिया उन्होंने रीतिकाल। चौथा जो दिया उन्होंने गद्य काल। अब जो वीरगाथा है इन्होंने दिया 1050 संवत से 1375 तक, इसे 1375 से 1700 तक, इसे 1700 से 1900 से लेके 1984 ईस्वी तक इन्होंने
जो शुक्ला जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को दोहरा नामकरण करते हुए जो निम्न प्रकार किया है। जैसे आ गया आदिकाल, जो वीर गाथा काल है उसे आदिकाल भी कहा है उन्होंने। जो उनका मध्यकाल, जो भक्ति काल है, जो भक्ति काल है उसे पूर्व मध्यकाल का नाम दिया है, तथा जो रीति काल है उसे उत्तर मध्यकाल का नाम दिया है, और जो गद्य काल है उसे आधुनिक काल का जो नामकरण स्पष्ट किया है। अब देख लेते हैं कि जो स्पष्ट की लोगों जिसे आदिकाल कहते हैं, लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ला जी उस काल में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उसका नामकरण वीरगाथा काल चाहते हैं। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल तथा आधुनिक काल को वे गद्य काल कहे जाने के पक्ष में है। उनके जो अनुसार में जो वीरगाथा में जो वीरता की, भक्ति में जो भक्ति की, रीति में जो रीति के निरूपण की, और जो आधुनिक काल में जो गद्य काल की जो प्रधानता है, इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर जो इन्होंने कालखंड का जो नामकरण दिया वह वह दो है। जैसा जो उन्होंने विभाजन पद्धति दो के आधार पर इन्होंने काल का नामकरण दिया। पहला है ग्रंथों की प्रसिद्धि, दूसरा है प्रधान प्रवृत्ति। इन्होंने दो प्रवृत्ति को प्रधान मानकर जो ये जो काल का जो नामकरण किया, जो रचनाएं की, वह इसी दो प्रवृत्ति के आधार पर है। फिर आ जाते हैं, अब आ जाता है जो हमारा विभिन्न कालखंडों के जो नामकरण। आदिकाल में जो नामकरण था स्टूडेंट्स, जो आदिकाल में हमारा जो नामकरण था उसमें बहुत सारे मत थे। जैसे कि जो आदिकाल का जो नामकरण है उसमें विभिन्न विद्वान अपनी सहमति दिखाते हुए जो आदिकाल का जो नामकरण है उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने जैसे कि हम जानते हैं कि इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया। फिर दूसरा हमारे जो आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल जो नामकरण दिया उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नामकरण दिया। फिर आ जाते हैं हमारे चारण काल। जो चारण काल है, चारण काल जो है इस आदिकाल को, ये चारण काल किसने नाम दिया, वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आ जाते हैं हमारे। अब नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आ जाते हैं, जिन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, बीज वपन काल। और राहुल सांस्कृत्यायन जी आ जाते हैं, वह कहते हैं जो आदिकाल का जो नाम है वह उसे सिद्ध सामंत काल कहना ज़्यादा उचित समझते हैं। सिद्ध काल सामंत युग कहना ज़्यादा उचित समझते हैं। तथा अब जो गणपति चंद्रगुप्त जी आ जाते हैं, उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। तो स्टूडेंट ये जो इस क्लास का जो लास्ट टॉपिक था ये। तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि जो आदिकाल का नामकरण विद्वानों के द्वारा क्या क्या किया गया, वीर गाथा काल, चारण काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, प्रारंभिक काल। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो हमने देखा कि उन्होंने ये हिंदी साहित्य के इतिहास को किन विभागों में बांटा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का भी हमने देखा। सिंह और ग्रेशन ने कोई काल विभाजन नहीं किया। जो हिंदी साहित्य का जो पद्धति थी वह आदर्शमूलक एवं अध्यात्मकवादी पद्धति थी। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड इससे जुड़ी जो आगे का जो लेक्चर है वह कंटिन्यू रहेगा जैसे पहले रहता है। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें जो हम कवर करेंगे वह है आदिकाल। आदिकाल में हम देखेंगे उसकी प्रेरक परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ क्या थी, उसका काल विभाजन देखेंगे, उसमें कौन कौन सी रचनाएँ, कौन कौन से कवि रचनाकार आए, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, किस काल की प्रवृत्ति उसमें थी। तो और कुछ हम प्रश्न भी पूरा करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आदिकाल के साथ आऊँगी। एंड तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और फ्रेंड्स, इसे अपने से पढ़ना ना भूलें। हिंदी साहित्य की कोई भी रचनाकार की बुक उठाएं, उसे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ें, समझें, और नोट्स बनाएं खुद से नोट्स बनाएं, खुद से पढ़ें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।